नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जीवन के सतरंगी रंग। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देर तक निशा खिड़की से बाहर ढलते सूरज की लालिमा को गहराते देखती रही तेज गति से दौड़ती ट्रेन की खिड़की से पीछे छूटते पेड़ों और घरों को। ट्रेन तेजी से आगे भाग रही थी और मन पीछे छूटते जा रहे पेड़ों के साथ पीछे भाग रहा था पीछे छूटे अपने शहर की ओर, उस शहर की ओर जहां उसका घर था। वह घर जिसे उसने पूरे 32 बरस सहेजा था, जिसके हर हिस्से से उसे बहुत प्यार है। दीवारों से, खिड़की दरवाज़ों से, छोटे से आंगन से, फूलों से भरी बालकनी से, आज भी जिसे छोड़ते समय उसका मन भर आया था। मन को बहुत कड़ा करके ही वह निकल आई थी। गर्दन में जब दर्द होने लगा तब उसे ध्यान आया कि वह जब से ट्रेन में बैठी है तभी से लगातार खिड़की से बाहर ही देख रही है। वह बहुत पहले ही ट्रेन में आकर बैठ गई थी। उसके बाद कौन आया, सामने पास में कौन बैठा है, उसे कुछ पता ही नहीं चला। निशा ने धीरे से गर्दन सीधी की। सामने वाली सीट पर एक वृद्ध दंपत्ति बैठे थे। बगल वाली सीट पर एक सज्जन बैठे मोबाइल में व्यस्त थे। निशा ने एक किताब निकाल ली और पढ़ने लगी। अभी तो 7 ही बजे थे शाम के, सोने में भी काफ़ी समय था। भी थोड़ी देर तक पढ़ने के बाद निशा किताब से भी ऊब गई। सच तो यही था कि उसका मन ही नहीं लग रहा था कहीं। आज सामने बैठे वृद्ध दंपत्ति अपनी दुनिया में मगन थे। अंकल अपने मोबाइल से कुछ पढ़कर सुना रहे थे और दोनों हंसने लगे। क्षण भर को भी दोनों के बीच मौन नहीं होता था। एक के बाद एक अंकल कुछ ना कुछ पढ़ते जा रहे थे और अपनी पत्नी को सुना रहे थे, और आंटी भी तो खुलकर प्रतिक्रिया दे रही थी। निशा ने पुनः किताब पढ़ने में ध्यान लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन मन किताब की बजाय सामने वाली सीट पर ही लगा रहा। कितनी आत्मीयता लग रही थी दोनों के बीच, एक सामंजस्यपूर्ण आत्मीयता, वह भी इस उम्र में। निशा को आश्चर्य हुआ। 70 के तो पार ही लग रहे हैं दोनों। तब भी ट्रेन की गति कम होते हुए वह रुक गई। सीहोर आया था। मैं कचौरी लिए आता हूँ, तुम्हें पसंद है ना यहाँ की कचौरी? काफ़ी समय से खाई भी तो नहीं। बुजुर्ग अंकल उठते हुए बोले, ट्रेन यहाँ अधिक समय तक रुकती नहीं, मत उतरिए नीचे। आंटी ने मना किया। नहीं चढ़ पाया तो तुम चैन खींच लेना। अंकल परिहास करते हुए नीचे उतर गए। निशा ने देखा आंटी के चेहरे पर एक नवोड़ा की तरह सलज्ज मुस्कान खिल उठी। उसकी नज़रें आंटी से मिली तो वह मुस्कुरा दी। प्रत्युत्तर में वह भी मुस्कुरा दी। कहाँ तक जा रही हो? आंटी ने पूछा। जी अहमदाबाद, उसने उत्तर दिया। काम से जा रही हो? नहीं, मेरे भैया रहते हैं, उन्हीं के पास जा रही हूँ। निशा बोली। हम तो सोमनाथ जा रहे हैं घूमने। हर कुछ महीनों बाद कहीं ना कहीं निकल जाते हैं हम दोनों बेटे बहू, पोते पोती साथ ही रहते हैं ना, तो परिवार के बीच एक दूसरे के लिए समय ही नहीं मिलता। तो हम साल में 2-3 बार हफ्ते भर के लिए बाहर निकल जाते हैं और एक दूसरे के साथ जी लेते हैं। आंटी ने बड़ी सहज आत्मीयता से अपने बारे में बता दिया। आनंद से उनका चेहरा
दीप दिपा रहा था। सुनकर निशा को घोर आश्चर्य हुआ। इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ की एकांत की कितनी इच्छा, मगर प्रकट में वह बस मुस्कुरा दी। अभी तक आए नहीं, कहा था मत उतरो। अब आंटी के चेहरे पर हल्की सी चिंता उतर आई थी। निशा सोच ही रही थी कि वह उठकर दरवाजे तक देख आए कि तभी अंकल हाथ में कचौरी के दोने लिए आ गए। आंटी प्रसन्न हो गईं। यह लो तुम्हारी कचौरियाँ। एक दोना आंटी को थमाने के बाद एक उन्होंने निशा की ओर बढ़ा दिया। अरे नहीं, रहने दीजिए, आप लीजिए ना, निशा संकोच से भरकर बोली। ले लो बेटी, एक तुम्हारे लिए भी लाया हूँ, अंकल ने स्नेह से कहा। बेटी सुनते ही मन के भीतर कुछ पिघल गया। जब से माँ पिताजी गए, कोई बेटी कहने वाला ही नहीं रहा। ससुराल में वह सबसे बड़ी है, तो शादी के दूसरे दिन से ही सबकी माँ बनकर रही। पहले ननद देवरों की, फिर अपने बच्चों की, अब बहुओं की भी, और अब तो 3 पोते पोतियाँ भी हैं उसके। जाने कब वह पत्नी से माँ और फिर दादी बन गई। कचौरी सच में बहुत स्वादिष्ट थीं। वह तो अक्सर इस रास्ते से जाती है, पर कभी यहाँ की कचौरी नहीं खाई। ध्यान फिर अंकल आंटी की ओर चला गया। दोनों कचौरी के स्वाद के साथ कोई पुराना किस्सा याद करके हंस रहे थे। निशा को अजीब भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। बस होठों पर एक आत्मीय मुस्कान आ जाती। उनका बोलना बतियाना, एक दूसरे की ओर झुकना, मोबाइल में कुछ दिखाने या कहने के बहाने कंधे से सट जाना, आंटी का चुपचाप कोहनी मारना या अंकल के पैर पर हौले से चपत मार देना, सब कुछ कितना स्वाभाविक था। एक अंतरंग प्रेम को अभिव्यक्त कर रहा था उन दोनों के बीच। निशा को याद ही नहीं कि वह और अतुल कभी इस तरह से पास बैठकर इतने आत्मीय हुए होंगे। परिवार के उत्तरदायित्व के बीच कभी समय ही नहीं मिला, और अब जब समय है तो वह उम्र बहुत पीछे छूट गई सी लगती है। निशा को पुनः उन गलियों की ओर मुड़ना हास्यास्पद चेष्टा लगती है। असमय ही निशा प्रौढ़ता की ही नहीं, वरन जैसे वृद्धावस्था का परिपक्व और गंभीर चोला ओढ़कर बैठ गई। यह निकटता, यह अंतरंगता सब 20-30 की उम्र को शोभा देती है। जीवन भर सबने इतना आदर दिया, मान दिया कि अनायास मन खुद को बुजुर्ग मान बैठा और वैसा ही आदर्श आचरण करने लगा। लेकिन आज क्यों यह आवरण झूठा सा, बेवजह सा प्रतीत हो रहा है। बाहर बादलों में डूबते सूरज की लालिमा गहराने लगी थी। नारंगी, लाल, नीले, बैंगनी रंग आसमान में छा रहे थे, जिन पर रात अपना आंचल लहराने के लिए उतरने की तैयारी में थी। सांझ भी कितनी सुंदर होती है, और न जाने क्यों आज तो ये सांझ उसे और प्यारी लग रही थी। करीब 8 बजे निशा और अंकल आंटी ने अपना लाया खाना मिल बांट कर खाया। थोड़ी देर बाद अंकल ने दवाइयाँ निकाली और खुद भी ली व आंटी को भी दी। कितनी परवाह करते थे वे आंटी की, जैसे एक प्राण हों दोनों। अब आप आराम करिए। आज दोपहर को भी आपने जरा आराम नहीं किया, सफ़र की तैयारी में ही लगे रहे, आंटी ने कहा। अच्छा लाओ तुम्हारा बिस्तर लगा दूँ, अंकल ने कहा। अरे मैं लगा लूँगी, आंटी ने कहा। लेकिन तब तक अंकल पैकेट से चादर निकालकर फटाफट नीचे की बर्थ पर बिछाने लगे।
तकिया रखकर उन्होंने एक चादर कंबल के अंदर लगाकर रख दी। तुम्हारा भी बिस्तर लगा दूं बेटी? अंकल अब निशा से बोले। नहीं नहीं अंकल, मैं लगा लूँगी। निशा संकोच से भरकर बोली। मदद तो उसे उनकी करनी चाहिए थी, लेकिन पिता शायद ऐसे ही होते हैं। अंकल अपनी बर्थ पर भी चादर लगाकर ऊपर जाकर लेट गए। आंटी भी तकिए पर सिर रखकर लेट गईं। ऊपर से अंकल की ताक झांक जारी थी। कूलिंग ज़्यादा तो नहीं लग रही? कम करने को कहूँ क्या ट्रेडेंट को? चादर ओढ़ लो, कंबल ठीक से ओढ़ा दूँ क्या? और आंटी खींचकर कहती, अरे मैं कोई बच्ची हूँ, ओढ़ लूँगी जब ठंड लगेगी, आप आराम करो। फिर निशा से बोली, चैन नहीं है जरा भी, यह नहीं कि थोड़ा आराम कर लें। उनका चेहरा प्रसन्नता से तृप्त संतुष्ट दमक रहा था। जीवन भर तो हम परिवार के उत्तरदायित्वों को पूरा करने में ही जुटे रहे। सास ससुर, चचिया सास ससुर, ददिया सास ससुर के साथ ननद देवरों की भी यह बड़ी फौज थी। 20 लोग थे घर में, पल भर को समय नहीं मिलता था। पर तुम्हारे अंकल 2 पल तो आते जाते साध ही लेते ठिठोली के तब भी। और अब हम भरपूर साथ रहते हैं। जीवन भर संकोच में रहे, लेकिन अब भी अगर संकोच किए तो रिश्तों की भीड़ में पति ही को खो देंगे। आंटी सपनीले स्वर में निशा को बताते हुए मानो खुद में ही खो गई थीं। अब तो हम दोनों आंगन में झूले पर बैठ चाय पीते हैं, दोपहर भर बतियाते हैं, शाम को साथ में सैर करने जाते हैं, एक आध दोपहर सिनेमा भी देख आते हैं। जीवन भर की दूरी को मिटा लिया है। उम्र भर तो सभी को आपकी ज़रूरत होती है, लेकिन इस उम्र में ही आकर फुर्सत मिलती है एक दूसरे के साथ समय बिताने की। सो हम तो पूरा आनंद लेते हैं इस समय का। अब हम ही तो सच्चे साथी हैं सुख दुख के। फिर तो पता नहीं कब बुलावा आ जाए। आंटी सरल मन से अपने दिल की बात कहते हुए अपनी कहानी कह रही थीं, लेकिन निशा को लग रहा था जैसे आंटी उसे समझा रही हैं, जबकि वह तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अतुल भी तो निशा से यही चाहता है, थोड़ी चुहल, थोड़ा साथ, थोड़ी रूमानी छेड़छाड़, थोड़ा क्वालिटी टाइम, कभी कंधे पर सिर रखकर कोई चुलबुली सी फिल्म देखना, हाथ थामकर आत्मीय बातें करना, अपनापन, थोड़ी परवाह, थोड़ा स्नेह। लेकिन निशा को यही सब बचकानापन लगता। 52 साल की उम्र में ही उसका मन बैरागी होता जा रहा है। वह अतुल की ऐसी चेष्टा पर उसे उम्र का हवाला देकर झिड़क देती। यह सब उसे कम उम्र के चोंचले लगते। इन सब के पीछे की आत्मीयता के धागे वह कभी देख ही नहीं पाई। अतुल उसके साथ समय बिताने के उद्देश्य से बाहर घूमने को कहता तो वह या तो मना कर देती, या बेटे बहू को या पोता पोती को साथ ले लेती। अतुल उसका साथ चाहता है, हम उम्र जीवन साथी की उसे इस उम्र में ज़रूरत है। यह कभी उसके मन में आया ही नहीं, लेकिन अब अंकल आंटी को देखकर उसे एहसास हो रहा था कि वह कितनी गलत है। अभी भी तो अतुल उसके द्वारा एकदम से झिड़क दिए जाने पर कितना आहत हो उठा था कि दोनों के बीच संवाद ही बंद हो गया। एक घुटन सी छाई रहती। जो असर हो चली तो वह उससे दूर ही चली आई। 10 बज गए। तुम्हारी दवाई का समय हो गया ना, मैं देता हूँ। ठीक 10 बजे बिना अलार्म के भी अंकल जाग गए। आप मत उतरिए, मैं लेती हूँ, आंटी ने कहा। लेकिन तब तक
तो अंकल नीचे आकर बैग में से दवाई निकाल चुके थे। फिर बोतल से गिलास में पानी निकालकर आंटी को दिया। यह भी तो प्रेम का ही रूप है, शुद्ध भावनात्मक प्रेम। कितना सुखद है इस तरह से साथ होना। और एक वह है जो इस साथ से अतुल को अब तक वंचित रखे हुए है। आज पहली बार अतुल के साथ की आवश्यकता महसूस हुई उसे। कौन कहता है जीवन में बस भोर की लालिमा ही सुखद दिन लेकर आती है। ढलती सांझ भी तो अनगिनत रंग बिखेर देती है जीवन के आकाश में। देख रही थी निशा ढलती सांझ के यह प्रेममयी रंग, जो जीवन के सारे पड़ाव में सबसे सुंदर है, आत्मीय है। उज्जैन स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो बहुत मना करने पर भी अंकल प्लेटफॉर्म पर उतर गए। यहाँ दूध बहुत बढ़िया मिलता है, औटाया हुआ मिट्टी के कुल्हड़ में। निशा भी चली गई उनके साथ, ताकि एक साथ ही तीनों कुल्हड़ ला सके। मिट्टी के कुल्हड़ में दूध के सौंधे स्वाद के साथ तीनों फिर बातों में रंग गए। कोई अपने से बड़ा साथ हो तो खुद की उम्र ही कम लगने लगती है। आज निशा को लग रहा था वह पुनः युवा हो गई है। वह खुलकर हंस रही थी। बनावटी प्रौढ़ता का आवरण खुद ही पता नहीं कब उतर गया। उस रात उसे देर तक अतुल की याद आती रही। मन कह रहा था उसके पास जाकर उसका हाथ थामकर कंधे पर सिर रखकर ढेर सारी बातें करे उससे। सुबह फिर अंकल आंटी के साथ चाय नाश्ता और बातें करते। कब अहमदाबाद का स्टेशन आ गया पता नहीं चला। मन भर आया। अंकल आंटी को प्रणाम करने झुकी तो आंटी ने गले लगा लिया। अंकल ने सिर पर हाथ रखा तो आंखें भीग गईं उन सभी की। लगा जैसे अपने माता पिता से ही दूर हो रही है। उनका फ़ोन नंबर लेकर वह नीचे उतर आई। अंकल दरवाजे पर खड़े ओझल होने तक हाथ हिलाते रहे। सूटकेस उठाए वह पहले वापसी का टिकट बुक करने टिकट खिड़की की ओर बढ़ गई। अब उसे भी रात आने से पहले अतुल के साथ अपने जीवन के आकाश में सतरंगी रंग भरने थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।